जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे जैसे मार्च का महीना नज़दीक आता है, मार्च खत्म होने वाला होता है, बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, न जाने हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि मार्च से पहले पहले करने वाले ऐसे क्या काम हैं, कौन से इंपॉर्टेंट काम है जो आप मार्च तक अगर नहीं कर पाते हैं तो मार्च के बाद में नहीं कर पाएंगे, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल टैक्स सेविंग के लिए अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, अगर आप 31 मार्च से पहले पहले नहीं करते हैं तो बड़ा नुकसान भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें ताकि आपको सारे के सारे कंप्लायंसेस पता लग जाएं कि 31 मार्च से पहले पहले आपने क्या करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थिंग्स टू डू बिफोर 31 मार्च 2024। तो दोस्तों 2024 जो 31 मार्च है, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 23-24 खत्म होने वाला है। ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में कुछ ऐसे काम हैं जो आप कभी नहीं कर पाएंगे, तो इन काम को आपको 31 मार्च 2024 से पहले पहले ही कर लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपडेटेड ITR दोस्तों, नॉर्मल एक जो साल होता है, फॉर मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अगर आपका ये 23-24 वाला साल खत्म होगा, इस साल की ITR आपको 31 जुलाई 2024 तक भरनी होती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं भर पाते हैं तो बिलेटेड ITR आप 31 दिसंबर 2024 तक भर सकते हैं। इसके बाद में ITR पॉसिबल नहीं होती थी पहले, लेकिन डिपार्टमेंट ने पिछले 2 सालों की ITR जिसे कि अपडेटेड ITR 139(8)A के अंदर जो सेक्शन होता है इनकम टैक्स का, उसमें स्टार्ट कर दी थी। तो पिछले 2 सालों की रिटर्न भी अभी पॉसिबल हो जाती है। तो दोस्तों, जो आपका पिछला साल था फाइनेंशियल ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 21-22, रूल ये था 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब ये जो आपका असेसमेंट ईयर है, ये खत्म होने के 2 साल तक आप अपनी ITR इस साल की भर सकते हैं। तो ये मार्च 2022 को असेसमेंट ईयर खत्म हुआ था। इसके बाद में जो 2 साल होते हैं आपके, मार्च 31/3/2024 होते हैं। मतलब 31/3/2024 तक आप अपने फाइनेंशियल ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 21-22 की ITR भर सकते हैं। ITR 31/3/24 तक भर सकते हैं। इस ITR में आपको लेट फीस 1,000 या 5,000 रुपये की देनी पड़ेगी। इसके बाद में जो अगला साल था 20-21 के बाद में जो 21-22 था, जिसे असेसमेंट ईयर 22-23 बोलते हैं, वो 31/3/25 तक भर सकते हैं। और जो अभी आपका साल खत्म हुआ है दोस्तों, 31/3/2024 वाला साल खत्म हुआ था, उसका असेसमेंट ईयर जो होगा 31/3/23 का जो साल खत्म हुआ था, असेसमेंट ईयर 23-24 हो गया। इस 24 की रिटर्न आप 31/3/26 तक भर सकते हैं। तो कभी भी आपने ये देखना हो कि कौन कौन से सालों की रिटर्न आप भर सकते हैं, तो जो असेसमेंट ईयर खत्म हुआ है उसके 2 साल तक आप उस असेसमेंट ईयर की ITR भर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों टैक्स सेविंग, आपको पता होगा टैक्स जब पे करना पड़ता है, जब आपका TDS कट जाता है तो काफ़ी दुख होता है। तो टैक्स सेविंग के अंदर आपको पता होगा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है या बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट में आपको मैंने बताया PPF होता है, आपकी LIC होती है, अगर आप अपनी टैक्स सेवर FD कराते हैं, अगर आप ELSS के अंदर जाते हैं, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर जाते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं या कुछ खर्चे होते हैं आपके, जैसे आपने कुछ ऐसा खर्चा करना था जो कि ट्यूशन फीस हो गया, अगर आपने कोई रेंट पेड करना था, सेक्शन 80G के अंदर छूट लेनी थी, GGC के अंदर लेनी थी, तो ऐसे कोई भी छूट आपको लेनी है दोस्तों, क्लेम करनी है डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजाइम में। आपको पता होगा 2 तरह की टैक्स होती है, न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम। तो आपको न्यू टैक्स रिजाइम में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलती है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अपने इंश्योरेंस, PPF, हेल्थ इंश्योरेंस, HRA छूट, डोनेशन की छूट 31 मार्च 2024 से पहले पहले याद करके इंपॉर्टेंटली प्रायोरिटी के ऊपर आप इसको कर दें। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड पर्सन है दोस्तों, आपकी सैलरी की इनकम आती है, तो आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो आपको सैलरी देते हैं, वो एक तरह से इनकम टैक्स ऑफिसर का काम करते हैं, क्योंकि वो आपका फॉर्म 16 इशू करते हैं, आपसे बहुत सारी डिक्लेरेशंस बोलते हैं। जब आपने दिसंबर में या आपने पिछले किसी भी टाइम में दोस्तों आपसे उन्होंने पूछा होगा कि आप कितना इस साल के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितनी छूट लेना चाहते हैं, तो तब आप लमसम में आप बता देते थे कि मैं 1 लाख रुपए PPF में डाल दूंगा या मैं ऐसे कर दूंगा। जो भी आपने पिछले साल आपने डिक्लेरेशन दी थी साल के बीच में, तो उसका वो प्रूफ है वो मांग सकते हैं, वो आपको देना पड़ेगा, ताकि आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन आपके एम्प्लॉयर के थ्रू ही मिल जाए। आपका जो फॉर्म 16 आपको मिलेगा, अगर उसके अंदर ही आपको छूट मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर कोई डाउट नहीं करता है। अगर डिपार्टमेंट ने आपको फॉर्म 16 के अंदर दोस्तों आपके जो छूट है आपको नहीं मिली थी, अब आप ITR भरते टाइम ऐसा नहीं है कि आप उसको छूट नहीं ले सकते हो। कोई चीज़ आपकी रह गई थी, मान लीजिए LIC की आपने रिसिप्ट नहीं दी थी, तो ITR भरते टाइम भी आप उसे छूट ले सकते हैं। मान लो कोई छूट आपकी रह गई थी, तो लेकिन डिपार्टमेंट उसको एक डाउट की नज़र से देखता है कि आपने क्या वहाँ पर क्यों नहीं ली छूट, या एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो, या इसका कोई प्रूफ हमें दो। तो इस तरह से आप ध्यान दें कि आपके एम्प्लॉयर को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दें और फॉर्म 16 में उसको आप अपना ट्रीटमेंट करवा लें। एडवांस
टैक्स, दोस्तों आपको पता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब रिफंड देना होता है तो कई बार 6-6 महीने लग जाते हैं, तो कोई भी सुनवाई वहाँ पे नहीं होती है। लेकिन आपको जब टैक्स की बात आती है तो अगर आपका टैक्स पूरे साल के अंदर 10,000 से ज़्यादा चला जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है पे एज यू अर्न, जैसे आपने कमा लिया वैसे ही हमें टैक्स दे दो। आप तो अपनी ITR 31 जुलाई 2024 को भरोगे, लेकिन तब तक हमसे वेट नहीं होता है। तो आपको इस टैक्स को 4 इंस्टॉलमेंट में भरना होता है, 1, 2, 3, 4। तो ये पहली इंस्टॉलमेंट आपकी जून में चली जाती है दोस्तों, उसके बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर में चली जाती है, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चली जाती है, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च में चली जाती है। तो 15 मार्च तक दोस्तों आपको अपने टैक्स का जितना भी बनता था आपका, सपोज इसमें एक थोड़ा एस्टिमेशन लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपका 25,000 रुपये पूरे साल का टैक्स बन रहा है, या आपको आइडिया लमसम लेना पड़ेगा और 25 का 25,000 आपको 15 मार्च से पहले पहले जमा करा देना है। नहीं तो ITR भरते समय 234C के अंदर आपको 1% पर मंथ का ब्याज लगेगा। अगर आपकी सैलरी से TDS कट गया है तो वो भी एडवांस टैक्स ही माना जाता है। लेकिन अगर आपकी बिजनेस की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, तो आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर लें और उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये जो टैक्स है जमा करवा देना है। GST के अंदर दोस्तों अगर आप रजिस्टर्ड हैं, और आपको पता होगा GST 2 तरह की होती है। एक तो होती है रेगुलर टैक्स पेयर, जिसके अंदर की 3B1 इनपुट आउटपुट का चक्कर चलता रहता है, और एक होती है कंपोजिशन, जिसमें कुछ नहीं होता है, उका मुका सेल का 1% आपको टैक्स दिखाना पड़ता है, वो भी टैक्सेबल वैल्यू का। पहले कंप्लीट पर होता था, लेकिन अब टैक्सेबल वैल्यू का। अगर यू आर रजिस्टर्ड अंडर रेगुलर टैक्स पेयर और आप जाना चाहते हो कंपोजिशन में, दोस्तों अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं और आप रेगुलर में जाना चाहते हैं तो इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है। एनी टाइम, किसी भी टाइम आप रेगुलर में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर से कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक टाइमलाइन बता दी गई है कि जब भी आपका कोई साल स्टार्ट होगा तभी आप जा सकते हैं। तो आपका नया साल 1/4/2024 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस साल को स्टार्ट होने से पहले पहले आपको, मतलब 31 मार्च 2024 से पहले पहले अगर आप CMP 02 का फॉर्म भर देते हैं तो 1/4/2024 से आपकी फर्म कंपोजिशन में आ जाएगी और उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बाकी चीज़ें और ध्यान देनी है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा की आपकी सेल नहीं होनी चाहिए और आप एलिजिबल होने चाहिए कंपोजिशन स्कीम के लिए, तभी आप इस स्कीम में जा सकते हैं। GST LUT दोस्तों एक्सपोर्ट करते हैं अगर आप विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LUT जो रिफंड अगर आपको लेना है तो RFD 11 का जो फॉर्म है वो भी आपको 31 मार्च 2024 से पहले पहले भर देना है। अब दोस्तों GST का रिकंसिलेशन, आपको पता होगा जब से GST आया है 1 जुलाई 2017 से GST लागू हुआ है, हर दिन नए नए अपडेट, नई नई इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं, रूल रेगुलेशन आते रहते हैं। तो आपको पता होगा आप सेल करते हैं वो आपके बुक्स में करते हैं, जैसे कि आपका कोई सॉफ्टवेयर है टेलीविजी या बुक्स ऑफ अकाउंट मैनुअल बनाते हैं। ITC होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आपने कोई माल खरीदा या कोई खर्चा किया तो उसके ऊपर जो GST आपका आपने पे किया था तो उसकी आपको छूट मिल जाती है। अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं, रेगुलर टैक्स पेयर वालों के लिए ज़्यादा झंझट होता है, अगर आप कंपोजिशन में हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की आपकी ज़रूरत नहीं होती है। तो GST और 3B की रिटर्न आपने जो भरी थी, सेल का टैक्स और परचेज का टैक्स, 2A के अंदर आपको कितना इनपुट मिला, 2B में उस मंथ के लिए कितने आप एलिजिबल थे, GSTR 1 में कितना इनपुट सामने वालों को दिया, GSTR 9 की एनुअल रिटर्न होती है। अगर आप कंपोजिशन में हैं तो GSTR 4A के अंदर कितना परचेज आपने किसी भी व्यक्ति से किया, CMP 08 में कितनी सेल और कितना टैक्स भरा, GSTR 4 के अंदर आपने कितना सेल परचेज सारा कुछ दिखाया है। तो इस तरह से GST का रिकंसिलेशन आप जरूर करें दोस्तों, क्योंकि GST के अंदर जो भी सेल वगैरह गई है वो ITR में, GST का खुद का रिकंसिलेशन होगा बुक्स ऑफ अकाउंट से, 2A 3B से, और GST का ITR से भी रिकंसिलेशन होगा कि जितनी सेल आप GST में दिखा रहे हो उतनी ही आपको ITR में दिखानी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टैक्स ऑडिट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेक्शन होता है, ये रूल होता है, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है। वो कब करवानी पड़ती है? अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपकी सेल है वो 1 करोड़ से ज़्यादा चली गई है, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और 50 लाख से ज़्यादा की सर्विस आप ले लेते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के अंदर हम खुद CA आ जाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, इसके अंदर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर वगैरह के काम आ जाते हैं। तो अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होती है तो दोस्तों वैसे तो ये 50 लाख को 75 लाख कर दिया था, इस 1 करोड़ को 2 करोड़ था पहले, अगर आप कंपोजिशन में, अगर आप ऑडिट में नहीं जाना चाहते हैं तो इसको 3 करोड़ कर दिया था। लेकिन आप मोटा मोटी यही अगर आपकी एप्लीकेबल होती है और आपको कैश पेमेंट फिर 10,000 से ज़्यादा नहीं करनी है। एक तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, एक डेप्रिसिएशन का प्रॉपर रेट ऑफ जो होता है वो आपको कैलकुलेट करना है। एक और नया बर्निंग इशू आ गया था सेक्शन 43BH, अगर आप MSME से कोई भी माल खरीदते हैं जो कि ट्रेडर नहीं है
और पूरे साल के अंदर कोई भी माल था, 15 दिन या 45 दिन से ज़्यादा की पेमेंट आपकी आउटस्टैंडिंग पड़ी थी, तो वो जितनी भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट थी दोस्तों, वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी और उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई है 43BH की, वो भी आप देखें अगर आप कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। डेप्रिसिएशन मैंने बता दिया। टीडीएस अगर आपका आपने किसी का काटना था, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को सैलरी देते हो, किसी को आप प्रोफेशनल फीस देते हो, किसी को आप ब्रोकरेज देते हो, तो अलग अलग सेक्शन अलग अलग अमाउंट के ऊपर अगर आपकी क्रॉस हो जाती है अमाउंट, तो आपको वहाँ पे उनका टीडीएस भी काटना पड़ेगा। टैक्स हार्वेस्टिंग दोस्तों, टैक्स बचाना किसे पसंद नहीं है, हर व्यक्ति को पसंद है। आपको पता होगा अगर आप शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1 लाख रुपए तक माफ़ होता है। मान लीजिए आपने ये शेयर ले रखा था ABC लिमिटेड का, आपने 3-4 साल पहले 2 साल पहले लिया था ये 2 लाख रुपए का, अब आपका ये शेयर दोस्तों 3 लाख रुपए का हो चुका है। तो क्या करना पड़ेगा, इस 1 लाख रुपए का आपको इनकम हो रही है, तो इस 1 लाख रुपए के शेयर को अगर आप सेल कर देते हैं तो आपका 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि 1 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल आपका माफ है, तो 1 लाख रुपए आपने उसको बेच दिया और 1 लाख रुपए का आपका टैक्स जीरो हो गया। इसके बाद में 3 लाख रुपए का पहले था और 3 लाख रुपए पे उसको फिर से रीबाय आप कर सकते हो, ताकि आपका 1 लाख रुपए का तो टैक्स है वो सारा का सारा प्रॉफिट माफ हो जाएगा। एनी अदर शेयर है प्रॉफिट, एक शेयर में प्रॉफिट है एक में लॉस है, तो भी आप दोस्तों आपस में उनको सेट ऑफ करके प्रॉफिट से लॉस को एडजस्ट करके वापस अगर उन चीज़ों को भी बाय करते हैं, मतलब आपको लगता है कि शेयर आगे जाएगा, तो काफ़ी सारा टैक्स आप इस तरीके से भी बचा सकते हैं। क्योंकि टैक्स जो लगता है शेयर मार्केट पे वो रियलाइज प्रॉफिट पे लगता है। अगर आपने 1 लाख का शेयर है और वो 10 लाख रुपए का भी आज हो गया है, तब तक आपको टैक्स नहीं लगेगा जब तक वो आप सौदा काट नहीं देते हैं, सेल नहीं कर देते हैं। तो टैक्स हार्वेस्टिंग से भी आप अपना कुछ टैक्स बचा सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट काम आपको 31 मार्च से पहले करना है, पेंडिंग एक्शन। आपको पता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें, क्या लगभग सारी की सारी चीज़ें फेसलेस हो चुकी हैं। फेसलेस का मतलब है ना तो सामने वाला व्यक्ति पता है कौन है, ना सामने वाले व्यक्ति को पता है आप कौन है। आपके पैन कार्ड है, आपके पैन कार्ड पर जो भी नोटिस वगैरह होता है वो इशू हो जाता है, 1 बार भेजेंगे, 2 बार भेजेंगे, 3 बार भेजेंगे, उसके बाद में आपकी सीधी की सीधी डिमांड बना करके ये छोड़ देते हैं। आपको टाइम टू टाइम आपने इनकम टैक्स पोर्टल पर, जीएसटी की भी सेम ही कहानी है दोस्तों, जीएसटी के पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है, पेंडिंग एक्शन में जाना है, ई प्रोसीडिंग में जाना है, आउटस्टैंडिंग डिमांड में जाना है। तो अगर आपको नहीं पता है तो किसी आपके टैक्स प्रोफेशनल से पता करवाते रहिए कि सर मेरे कोई पेंडेंसी तो नहीं है, या आपके कोई पुराने ऐसे ट्रांजेक्शन्स किए थे। बहुत सारे नोटिस होते हैं दोस्तों, 148 में, 142 1 में, 142, 144, 147, 133(6), बहुत सारे नोटिस आपको आ सकते हैं। तो इन सभी नोटिस को अगर आते हैं तो आपके ऑनलाइन पोर्टल पर शो होंगे, तो आप टाइम टू टाइम देखते रहिए कि ऐसा कोई पेंडेंसी तो आपकी नहीं है। अब दोस्तों बैंक ट्रांजैक्शन, आपको पता होगा जब से मोनेटाइजेशन हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, डिजिटल इंडिया की तरफ बहुत सारे कदम उठाए गए थे। वो हर लोग है, कोई 10 रुपये का, कोई आपने कचौड़ी समोसा गोलगप्पा खाना है तो भी आप यूपीआई ही करते हैं। तो यूपीआई आपके पास आएगी तभी तो आप यूपीआई करेंगे। आपको बैंक में लेन देन करने से पहले सावधान हो जाना है। बहुत सारी लिमिट्स हैं, उनका ध्यान रखना है। जैसे कि पहली लिमिट मैं बताता हूं, कैश डिपॉजिट की लिमिट। आपको पता होगा 1 साल के अंदर आप 10 लाख रुपए तक ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। ये दोस्तों पेन वाइज होता है, वैसे तो रिपोर्टिंग इसकी बैंक वाइज होती है, लेकिन सारे बैंकों का मिलाकर भी 10 लाख होता है, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका अभी फरवरी मंथ चल रहा है और फरवरी मंथ तक आपने 9 लाख रुपए आपके कैश जमा करा दिए हैं, तो और कैश आप मत जमा कराएं। और दूसरी तरफ अगर आपने फरवरी मंथ तक सिर्फ 1 लाख ही जमा करवाया है और आपके पास में 2-3-4 लाख रुपए और पड़ा है, तो एक्स्ट्रा पैसा आप और जमा करवा सकते हैं। इसी तरह से कैश विड्रॉल की लिमिट भी 10 लाख रुपए है, कैश जमा कराने की भी 10 है। एफडी, अगर आप एफडी कराते हैं फिक्स डिपॉजिट किसी बैंक में, तो भी 10 लाख तक है। इन लिमिटों को आपने रिकंसाइल करना है, चेक करना है कि मैंने आज तक कितनी एफडी करा दी है इस साल में, और ज़्यादा करा सकता हूँ या मैं मार्च में। अगर आप मार्च में ही खड़े हैं और आपने 9 लाख की एफडी ऑलरेडी करा रखी है, तो आप 1 महीने का वेट कर लीजिए, आप अप्रैल में जाकर के अपनी नई एफडी करा सकते हैं। तो इस तरह से अगर लिमिट पूरी होने वाली है तो रुक जाइए, नहीं हुए तो आप एक्स्ट्रा लिमिट का यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल भी आपको भरते समय दोस्तों 10 लाख या 1 लाख की लिमिट का ध्यान रखना है। ऑडिट की लिमिट, अगर आपकी टर्नओवर 90 लाख हो चुकी है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सेल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल अगर आपने 39 लाख रुपए तक की सेल कर दी है और मार्च का महीना आ चुका है, तो आप जीएसटी नंबर नहीं लेना चाहते हैं तो और सेल को आप स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन, सारी की लिमिट आपको एक बार चेक कर लेनी है, ताकि बाद में आपको इनकम टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बहुत सारे दोस्त ऐसे खाते होते हैं, पीपीएफ अकाउंट, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, जिनमें कि एक मिनिमम अमाउंट आपको एवरी ईयर जमा कराना होता है, तो वो आप नहीं जमा कराते हैं दोस्तों तो आपका अकाउंट होल्ड कर देते हैं, ये फ्रीज कर देते हैं। बाद में थोड़ा सा पीनल इंटरेस्ट आपको चार्ज देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 50 रुपये देंगे तो फिर आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। इस समस्या
से बचने के लिए भी आप अपने ऐसे कोई अकाउंट हैं तो उनको भी एक्टिवेट करा लीजिए। इसके बाद में दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता होगा एफडी के अंदर सबसे बढ़िया, सिक्योर और सेफ तरीका है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न नहीं मिलती है ज़्यादा। तो अभी तो थोड़ी बहुत रिटर्न मिलने लगी है। तो 400 दिनों की एक एसबीआई ने अमृत कलश या ये स्कीम चलाई थी, जिसमें कि 7.1% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 7.6 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 31/3/24 तक आप इस स्कीम के अंदर अपना पैसा लगा सकते हैं और ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसका कोई पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो टेंशन लेते हैं या 31 मार्च में थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, और ऐसा कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन या कोई चीज़ हमसे डिस्कस करने से रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट करके बताया करें दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, नहीं लगी, कैसी लगी, ताकि हम उसको और प्रिपेयर कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।